आज जयपुर स्वास्थ्य चर्चा के सौजन्य से एक हम पैनल डिस्कशन यानी परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। जयपुर स्वास्थ्य चर्चा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें हम लोग समय समय पर स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताते हैं। इसकी खासियत ये है कि हम लोग ये स्वास्थ्य परिचर्चा लोगों के पास लेकर जाते हैं, लोगों को अपने पास नहीं बुलाते हैं, बल्कि जिसको हम कहते हैं कि उनके डोर स्टेप पे ले जाके उनको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो जयपुर स्वास्थ्य चर्चा के सौजन्य से आज हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे में पैनल डिस्कशन का आयोजन कर रहे हैं। इस साल का 2024 का थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। और इसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल एंड फ्रॉम ऑल, यानी कि हमें एक स्तनपान कराती हुई माँ का ना केवल सहारा देना है, बल्कि उनका एक सहारा बनना भी है। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे सब तरफ से सहयोग मिल रहा है ना। ये एक टाइम होता है जिसमें अपने को खैंट मदर इन लॉ नहीं बनना है, सासू माँ नहीं बनना है, सड़ोकली सी ननद नहीं बनना है ना, बहुत ही ज़्यादा रिजिड सा एम्प्लॉयर नहीं बनना है, और बिल्कुल ही कोई सहयोग ना देने वाला साथी भी नहीं बनना है। तो ये एक समय ऐसा होता है जब माँ को सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है। तो इस बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, और हमारे साथ हैं बहुत ही विशिष्ट अपने विशेषज्ञ हैं आज पैनल डिस्कशन के लिए। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अपूर्वा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, प्लीज आइएगा। मिस दीप्ति भंसाली, डायरेक्टर HR। इन लोगों के लिए तालियां शुरू में तो बजा ही दे, बाद में तो आप लोग सो जाएंगे, है ना। डॉक्टर ज्योति वैदिक, HOD वेलनेस नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। डॉक्टर मधु माथुर मैम, PHOD न्यूनेटोलॉजी। डॉक्टर समता बाली मैम, प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी। एंड डॉक्टर स्नेहा नाथावत, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक व्यक्ति हुआ करते थे फ्लोरेंस विलियम्स, है ना। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक अंग्रेजी में कुछ बात कही थी जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि ह्यूमन मिल्क यानी कि माँ का जो दूध होता है वो आइसक्रीम की तरह होता है, उसमें पेनिसिलिन मिली हुई होती है, और जो ड्रग होती है ना एक्सटेसी, जो आपको खूब मज़ा देती है, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से उसको पहचानते हैं, शायद हम बुजुर्ग नहीं पहचानते। इन तीनों का एक मिला जुला दो बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजेस में उन्होंने बड़ा, इसको अगर अपन थोड़ा सा फिलोसफिकली सोचे तो इसमें हर सचमुच में ये वाली बात है कि बॉटल फीड से आप एक बच्चे का पेट भर सकते हैं, है ना। बॉटल फीड कैन फिल योर बेबी स्टमक, बट ब्रेस्ट फीडिंग विल फिल हिज सोल। उसकी आत्म तृप्ति के लिए हमारे को ब्रेस्ट फीडिंग देनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की हम परिचर्चा शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर समता मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम, जब एक गर्भवती महिला आपके पास आती है तो आप सबसे पहले कब ये असेसमेंट शुरू करते हैं और उसको बताना शुरू करते हैं कि आगे डिलीवरी के बाद उसको स्तनपान करना है, तो उसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? ऑन ही रख लो आप लोग। जब हमारे पास एक प्रेग्नेंट महिला आती है तो लगभग आप ये मान लीजिए कि लास्ट ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं, यानी कि 7वें महीने के आसपास हम उससे जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम पेशेंट से बात करते हैं कि भाई आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या सोचते हो, जिससे हमें उसके इंटेंशन पता चले कि वो कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, इसको कितना जोर देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे समझाने पड़ेंगे। कुछ तो पहले से ही मोटिवेटेड आती हैं कि हाँ हमें तो करानी है, कुछ ऐसी आती है कि नहीं इससे क्या फ़ायदा है, कब से करानी है, दूध से कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, शुरू वाला दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है, नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटे बाद फीडिंग करानी है, सिजेरियन के कितने घंटे बाद फीडिंग करानी है। तो ये उसको उसके साथ डिस्कस करते हैं और उसे बताते हैं। उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट का कि कोई ऑलरेडी पहले से कोई एग्जिस्ट करती हुई प्रॉब्लम, जैसे फ्लैट निपल है, इन्वर्टेड निपल है, तो उसका प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको हम पुल आउट करने को बोलते हैं, या फिर जैसे सिस्टर को पता ही है 10 cc की सिरिंज को आगे से काट के एक छोटा सा वैक्यूम पंप बनाते हैं और उसको निपल को बाहर की तरफ खींचने के लिए बोलते हैं।
और उसको हम सलाह देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर और सिजेरियन के 2 से 4 घंटे के अंदर जैसे ही वो कंफर्टेबल हो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करे। फिर अगर वो कम मोटिवेटेड होती है तो हम उसे फ़ायदे बताते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। अब ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदों में पेशेंट को खुद को क्या फ़ायदे हैं, एक तो कॉन्ट्रासेप्शन मिलेगा उसे, यानी नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा, उसका वेट वगैरह कंट्रोल होगा, इससे जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम होगी, तो उसे खुद को भी पर्सनली भी फ़ायदे और बच्चे को भी इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी बच्चे को इन्फेक्शंस होने के चांस कम होंगे, बच्चे को जो डायरिया वगैरह से परेशानी होती है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कम होगी। तो इस तरह से 7वें से 9वें महीने के बीच में हम उन्हें तैयार करते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्राइम हो जाए और उसके लिए रेडी रहें। मैम, क्या कोई ऐसे फिजिकल चेंजेस या शारीरिक बदलाव आते हैं जो कि मददगार होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेगनेंसी के दौरान? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मददगार कुछ तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि पेशेंट एक्सेप्ट करती है इस फिनोमेना को। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं तो ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है, उसमें जो लोब्यूल्स होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जो निपल होता है उसका साइज बड़ा होता है जिससे बच्चा अच्छे से लोकेट कर सके कि वो कहाँ है, और कुछ छोटे छोटे दाने जैसे ट्यूबरकल्स कहते हैं हम, वो ब्रेस्ट के ऊपर डेवलप होते हैं, उनसे कुछ ऐसी ऑयली सब्सटेंसेस निकलते हैं जिससे क्रैक्ड निपल होता है, जो निपल पे घाव हो जाते हैं वो कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट को प्रिपेयर करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और कोई ऐसी दवाई है जो आप लोग कुछ रेकमेंड करते हैं जिससे कि लैक्टेशन? मैम देखिए, जनरली तो हम कहते हैं कि गुड फूड, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट और अच्छा रेस्ट और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, पानी और लिक्विड्स अच्छे से लें तो ये सफिशिएंट होता है। पर किसी को अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो कुछ ड्रग्स होती है जो हमारे जो बॉडी में मिल्क बनाता है, वो प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से ब्रेन से बनता है, तो उसको स्टिमुलेट करने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि मेटोक्लोप्रोमाइड है, डोमपेरिडोन है, तो वो कभी कभी किसी कंडीशन में हम सजेस्ट करते हैं, वरना ये नॉर्मल फिनोमिना है तो इसके लिए जनरली दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये दवाइयाँ हमें केवल एक डॉक्टरी सलाह के बाद ही लेनी चाहिए, ठीक है? मैं मधु मैम से जानना चाहूँगी। मैम, वैसे तो उन्होंने बताया था कि हम लोग कितनी जल्दी अपने को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देनी चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि सिजेरियन में थोड़ा सा मदर्स भी आनाकानी करती हैं, कई बार कुछ कारण से नहीं भी कर पाते। तो एक नॉर्मल डिलीवरी में और एक सिजेरियन में कब हमें जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए? आज अगर हम WHO की रिकमेंडेशन देखें तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, 1 घंटे के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। ज़रूर है कि सिजेरियन में कई बार बहुत दिक्कत आती है, परंतु अब एक्चुअली लेटेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि इवन बच्चे को जब पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी में माँ के एब्डोमेन पे जैसे रखा जाता है, उल्टा करके रखना चाहिए, जिससे कि उसका स्किन से स्किन कांटेक्ट से वो जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट उसको गर्माहट भी मिले और जल्दी से जल्दी उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो सके ब्रेस्ट के बीच में। इवन सिजेरियन में रिकमेंडेशन है कि उन्हें चेस्ट पे ब्रेस्ट के बीच में उनको डिलीवर करके रखा जाए। इससे बहुत जल्दी स्टार्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग, पर ये हमेशा पॉसिबल न भी हो तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, विद इन 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर समता ने कहा 3-4 आवर्स में जहाँ तक हो सके। होता क्या है कि बच्चे में, जैसे अपन ने जानवरों में देखा, नेचुरली वो ब्रेस्ट ग्रो कर लगते हैं, तो वो जो फर्स्ट गोल्डन आवर होता है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। उसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ब्रेस्ट से को लैच करने की और करने की। बच्चा नेचुरली एक बार रोता है, फिर रेस्ट करता है, फिर वो ब्रेस्ट क्रॉल करता है, ब्रेस्ट की तरफ मूव करता है, और फिर वो उसको इधर उधर देख के वो अपने आप लैच करता है। तो ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ये विद इन फर्स्ट गोल्डन आवर रहती है, जो कि बाद में हमें थोड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत करने के लिए। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल शुरू करें। मैम, कई बार मदर्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चा मिनट मिनट में ब्रेस्ट फीड मांगता है और फिर लैच करके सो जाता है। तो कितना इंटरवल रखना चाहिए हमें 2 फीड्स के बीच में, और एक फीड कितनी देर के लिए देनी चाहिए? जहाँ तक उनका पहला है कि बच्चा सो जाता है, इवन ये कहा जाता है कि इवन उसको हटाओ मत ब्रेस्ट से, उसे कोई बात नहीं, उसको रहने दो, थोड़ी देर में वो फिर सक करेगा, या सहला सहला के पिलाओ उसे। दूसरी बात, लगभग 8 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना होता है 24 घंटे में, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब बच्चा मांगे
कई बार आधे एक घंटे में मांग सकता है, कई बार 3-4 घंटे में मांगेगा। तो फीड ऑन डिमांड होनी चाहिए, पर 8 से 12 बार। और उसका सही तरीका ये है, अगर बच्चा मिनिमम 6 बार पेशाब कर रहा है 24 घंटे में, तो वो इनफ दूध ले रहा है। शुरुआत में बच्चे को टाइम ज़्यादा लगता है सब करने में, जब वो कमज़ोर होता है तो वो किसी बच्चे को 10 से लेकर 45 मिनट तक लग सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके वेट पे, उसके उन कई बातों पे निर्भर करता है। तो ये ग्रेजुअली बच्चा धीरे धीरे जैसे लर्न करता है, वो उसका टाइम पीरियड कम होता जाता है और इंटरवल बढ़ता जाता है। तो इसमें थोड़ा पेशेंस और सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की, सबकी ज़रूरत होती है। मैम अब बात अपन लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सभी वर्किंग विमेन हैं, तो वर्किंग विमेन कैसे क्योंकि आप बतौर नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस और यहाँ तक कि ऑब्स्टेट्रिशियंस भी इंसिस्ट करते हैं कि पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखनी है, तो वर्किंग विमेन कैसे इस बात के लिए बिल्कुल वो रह सकती हैं रिजिड की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही हो? देखिए, भारत पहला देश है जहाँ एक्चुअल सरकार ने तो 6 महीने ब्रेस्ट मतलब लीव ही दे रखी है, परंतु कई तरह के वर्किंग कंडीशंस हैं, कहीं 1.5 महीने हैं, कहीं 3 महीने हैं, कहीं 6 महीने हैं। परंतु हर स्थिति में हम ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे करना है? अगर आपको जब भी ज्वाइन करना है जॉब, उससे हफ्ता 2 हफ्ता पहले इसकी प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए। आपको ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके और साथ में जो केयर टेकर बाद में आपके पीछे से होगा, चाहे वो मदर इन लॉ हो, मदर हो, या कोई और फादर हो, या कोई और केयर टेकर हो, वो आपके एक्सप्रेस्ड मिल्क को कैसे, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी कि कैसे फिर उसको वो विदिन 4 to 6 आवर्स दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं और उसको वो बाद में पिला सकते हैं। और मदर जाने से लगभग आधा 1 घंटा पहले फीड करा के जाए। और दूसरी बात, इसके लिए अपन इवन वर्किंग प्लेस पे अगर वो 8 घंटे या इससे ज़्यादा का वर्किंग है, तो एवरी 3-4 आवर्स अगर आपके पास कोई सेक्लूडेड प्लेस मिलता है, जो आप एम्प्लॉयर से डिमांड भी कर सकती हैं, कोई जगह जहाँ पे आप दूध निकाल के और उसको स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि अगर दूध हम नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यूज़ की और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो एवरी 3-4 आवर्स निकाल के रख के उसे फ्रीज़र में रख सकते हैं जहाँ भी ऑफिस है, और उसके बाद उनको ले जा सकते हैं। कई स्थानों में क्रैश होते हैं जहाँ बच्चे को साथ में कैरी भी कर सकते हैं, और आप ब्रेस्ट फीडिंग इंटरवल अपने टी टाइम में या लंच टाइम में लेकर और बच्चे को फीड कराते रह सकते हैं। मैम इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने जैसे बोला कि काम पे निकलने से आधा घंटा पहले बेबी को फीड करा के, तो ऐसे में कितनी देर पहले वो अपना स्टोर करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क निकाल के जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये है कि आप साइमल्टेनियसली भी 2 ब्रेस्ट दिए हैं भगवान ने। एक तो साइमल्टेनियस भी निकाल सकते हैं, पर एक 24 घंटे में पहले से भी निकाल के रख सकते हैं। 3 तरीके होते हैं आपके, या तो मैनुअल एक्सप्रेशन, हैंड एक्सप्रेशन, मैनुअल ब्रेस्ट पंप, बैटरी ऑपरेटेड ब्रेस्ट पंप और इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। अगर अपने को शॉर्ट ड्यूरेशन को, बच्चा सिक है और बच्चे को शॉर्ट ड्यूरेशन को अपने को निकाल के देना है, तो अपन हैंड एक्सप्रेशन या मैनुअल पंप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नहीं तो जैसे इन्होंने पूछा कि कब निकालें, आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले। मैंने क्यों कहा इमीडिएटली, क्यों नहीं कहा कि अंडर स्ट्रेस नहीं पिलाना है, कि आपको भागने की जल्दी है, तो आइडियल ये है कि 1 घंटा पहले पिलाएं। और बीच में जब भी तो आप इलेक्ट्रिकल पंप, तो इतना बढ़िया है, इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप आ गए हैं, तो उसको आप दूसरे ब्रेस्ट पे, इधर आप एक पे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, दूसरे पे इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप अटैच करके इवन आप टीवी देखते रह सकते हैं। इट इज़ सो कंफर्टेबल। मैनुअल में कई बार थक जाते हैं कि ये करें, और एक्चुअली साइमल्टेनियस तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ऐसे में पहले से भी निकाल सकते हैं। पर जब भी निकालें तो स्टेराइल कंटेनर में, कंटेनर भी बहुत तरह के होते हैं, फूड ग्रेड कंटेनर्स, प्लास्टिक के भी होते हैं, पर या फिर सस्ता सुंदर है कि 50 से 100 ml के स्टील के कंटेनर विथ लिड ले लें, उनको 10 मिनट पानी में उबालें और एयर ड्राई करें,
और उनमें मिल्क एक्सप्रेस करके आप लेबल ज़रूर करें किस डेट पे और किस टाइम पे निकाला। तो जो भी एक्सेसिव मिल्क है उनको कहाँ स्टोर करना है? फ्रिज के अंदर। अगर अपने डबल डोर फ्रिज है, अगर 4 से 6 घंटे में देना है, गर्मियों में 4 घंटे और सर्दियों में आप 6 घंटे तक भी उसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे देने के लिए। अगर उसे इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो आप डबल डोर फ्रिज में अगर फ्रिज कंपार्टमेंट में रख रहे हैं तो 4 से 6 दिन वो अपर कंपार्टमेंट में जो फ्रीज़र के सबसे पास होता है डबल डोर में, उसमें पीछे की तरफ रखें तो 4 से 6 दिन रख सकते हैं, और फ्रीज़र में रखें तो 3 to 6 मंथ रख सकते हैं स्टोर पर। हमेशा लेबल करें डेट। तो अगर जैसे आपके मल्टीपल कंटेनर हो गए हैं, क्योंकि एट ए टाइम आप निकाल लेंगे तो विद इन 2 आवर्स यूज़ करना होगा उसे, तो मल्टीपल कंटेनर हो गए हैं, जैसे आपने अकॉर्डिंग बच्चा जिस एज का है 30 ml लेता है, 60 ml, 100 ml, उतना ही निकाल के एक कंटेनर में रखें। क्योंकि एक बार जब निकालेंगे तो जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले निकालें, सबसे पहले। और उसको थॉ कैसे करना है वो भी है, ना तो उसे माइक्रोवेव करना है और ना ही उसे आपको बॉईल करना है। बॉईल करने से प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है और माइक्रोवेव में उसे हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं जो बच्चे के मुंह को जला सकते हैं। तो उसके एक वार्म वाटर के बॉल में, गरम नहीं, हल्का सा वार्म, उसमें उस कंटेनर को आधे घंटे रख लें, या फिर जल्दी है तो उसे जेंटली रोटेट उसमें करें और फिर उसे निकाल के अपने बैक ऑफ द हैंड पे देखें, ना वो ज़्यादा गर्म हो ना रूम टेम्परेचर पे हो, तो उसे दिया जा सकता है। पर एक बार फ्रिज से निकाला हुआ दूध विद इन 2 आवर्स यूज़ करना है और उसे रीफ्रीज नहीं करना है। और फ्रीज़र से निकालने के बाद 1 दिन आपको फ्रिज में रखना है और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं उसे नेचुरल तरीके से। थैंक यू मैम। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्चुअली सूचना थी कि एक बार हम थॉ कर लेते हैं तो उसको फिर रीफ्रीज नहीं करना है। ये ऐसे कुछ एक सवाल होते हैं जो अक्सर वर्किंग विमेन के दिमाग में आते हैं कि क्या हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और क्या किस तरह से गर्म करके देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको नेचुरली थॉ होने देना चाहिए, यानी कि अपने आप ही वो बर्फ़ से जो होके वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और यदि जल्दी हो तो जैसे मैम ने कहा था कि गर्म पानी में उस कंटेनर को हम हल्का सा घुमा लेते हैं तो वो अपने आप जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। मैम कई बार ऐसा होता है, मैं डॉक्टर अपूर्वा आपसे पूछना चाहूँगी कि मदर्स को विशेष रूप से, क्योंकि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं हम जानते हैं कि उनका ज्ञान डॉक्टरी ज्ञान से कहीं ना कहीं ऊपर होता है और कई बार वो साइंटिफिकली सही भी होता है। तो क्या कुछ एक ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम विशेष रूप से उन महिलाओं को देते हैं जो गर्भवती हैं? तो ये खाद्य पदार्थ किस गर्भ के किस महीने में शुरू किए जाते हैं? मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यदि आप गर्भवती के लिए प्लान कर रहे हैं ना, आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, मतलब आप प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं, आपने पूरा माइंड सेट कर लिया है, लेकिन उससे भी पहले का जो न्यूट्रिशन है वो आपको पूरा करना है। क्योंकि मदर यदि अंडर नरिश्ड रहेगी, यानी कि मदर यदि कुपोषित रहेगी, तो वो अपने बच्चे को और अपना ध्यान उस गर्भवती का जो पीरियड है उसमें कैसे रख पाएगी। तो फूड की यदि आप बात करें तो जो संतुलित आहार होता है जिसमें 5 आपके पोषण तत्व रहेंगे जिसको अपन संतुलित आहार में लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा देने वाले फूड। इनमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो ऊर्जा देने वाले फूड लीजिए जिनमें जो एनर्जी है वो धीरे धीरे मिले और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से ना बढ़े। ठीक है, इनमें जैसे मोटा अनाज जो होता है, रागी, बाजरा, ज्वार, साबुत गेहूँ, ठीक है, इनका अनाज जो है वो आप लीजिए। इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। 3 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जिनको हमें ज़्यादा मात्रा में लेना होता है, और 2 हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। तो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले तो हो गया ऊर्जा प्रदान करने वाले जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटीन।
प्रोटीन जो है ये मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे आपकी और बेबी की ग्रोथ में। जैसे बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है पूरे 9 मंथ्स, उसमें प्रोटीन रिच फूड्स में जितने भी दूध व दूध से बने पदार्थ हैं, जैसे पनीर हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, दूध है, या फिर जो भी आपके सूखे मेवे या सीड्स हैं वो आप लोग वो ले सकते हैं। प्रोटीन की एक और ख़ास बात ये होती है कि प्रोटीन को जितना ज़्यादा सप्लीमेंट्स करोगे, सप्लीमेंट्स का मतलब है कि ऊर्जा देने वाले जो फूड है जैसे कि गेहूँ, चावल, ठीक है, इनके साथ सप्लीमेंट्स करोगे तभी आपको वो पूरा प्रोटीन मिल पाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है इसमें कुछ असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, ये मिसिंग होते हैं। लेकिन यदि आप सीरियल यानी कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ और प्रोटीन के जो फूड है इनको मिक्स करेंगे, जिसको अपन सप्लीमेंटेशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो अपनी ट्रेडिशन में जो चलता हुआ आ रहा है दाल और बाटी, तो वो बाटी तो किससे बनी हुई है, और वो जो दाल है वो आपका प्रोटीन का सोर्स है। इसी के साथ दाल चावल हो गया, इडली सांभर हो गया, ठीक है, ये सारा। तो सप्लीमेंटेशन लेके प्रोटीन लेंगे तो उसका सारा जो प्रोटीन है वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होगा। तीसरा आता है वसा, जिसको अपन कहते हैं फैट। फैट, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं डाइट में हमेशा। हेल्दी फैट्स क्या है, जो आपको सूखे मेवे, नट्स से मिलेंगे, जो आपको ऐसे तेल से मिलेंगे जो रिफाइंड नहीं है। जो मार्केट में रिफाइंड ऑयल्स अवेलेबल हैं उन्हें ना लेकर जो कच्ची घानी के तेल होते हैं वो लेकर, ठीक है, घी का प्रयोग करके आप फैट जो है अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यदि बात करें तो विटामिन और मिनरल्स, ये जो भी मौसम के अनुसार फ्रेश और सीजन यानी कि आपके लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इससे आपको पूरा आपका विटामिन और मिनरल्स जो है अच्छे से मिल पाएगा। इन 5 पोषण तत्वों के साथ साथ आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना है। फ्लूइड, जितने भी हेल्दी फ्लूइड्स हैं, अब हेल्दी फ्लूइड्स क्या होते हैं, देखो एक तो होते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, है ना, जैसे जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, या फिर ऐसे बेवरेजेस जिनमें केवल शुगर है, जैसे अल्कोहल हुआ, ड्रिंक्स हुई जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये सब कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करके क्या लेना है, हेल्दी बेवरेज क्या हुए, दूध, छाछ, ठीक है, पानी सबसे बेस्ट बेवरेज है। जूसेस की बजाय मैं चाहूँगी कि फल आप लोग इंक्लूड करें, क्योंकि जूसेस में सारा फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नींबू पानी, सत्तू का पानी, सत्तू होता है जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोटीन भी देगा, प्लस साथ ही साथ फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करेगा। तो ये 5 पोषण तत्व और इसके साथ फ्लूइड इनटेक, टाइमली मेडिकेशंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ध्यान में रखनी है। इस वर्ष का थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट फॉर ऑल, और जैसे मैंने कहा था सपोर्ट फ्रॉम ऑल। तो यहाँ पे जितने भी ऑडियंस में पुरुष बैठे हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सोएं ना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी उनको भी आवश्यकता होगी या तो बहन को या अपनी वाइफ को सपोर्ट देने की। तो प्लीज़ इनकी बातें ध्यान से सुनें। डॉक्टर अपूर्वा, आपने ये चीज़ तो बहुत अच्छी बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या अपने को डाइट लेनी चाहिए। क्या लैक्टेशन या स्तनपान करवाती हुई महिला में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए डाइट में? बिल्कुल मैम, चेंजेस ये होने चाहिए कि अब जो पीरियड है लैक्टेशन का पीरियड है ना, जैसे चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जो लैक्टेशन का पीरियड है, स्तनपान का जो पीरियड है, वो पीरियड ऐसा है जिसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट और बढ़ती है। जो प्रेगनेंसी में आप कैलोरीज ले रहे हो उससे 300-400 का, जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स अपन बोलते हैं तो उसमें 500 कैलोरीज और ज़्यादा लेनी है। ये कैलोरीज ज़्यादा क्यों लेनी है, एक तो सबसे पहले आप अपना आपको मेंटेन कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो, और वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो आपकी नीड्स भी पूरी होगी और बेबी की नीड्स भी पूरी होगी। उसके लिए मैम कुछ फूड होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोगोक्स या लैक्टोगोक्स। सबसे पहला लैक्टोगोक तो है सकिंग। यदि बेबी सक कर रहा है उससे बड़ा गैलेक्टोगोक फूड भी नहीं है, क्योंकि वो जो एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है चाइल्ड और मदर में, वो सबसे बेस्ट गैलेक्टोगोक है। अपने आप हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन वर्क करते हैं और मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर रहता है। इसके अलावा गैलेक्टोगोक्स में ऐसे फूड आते हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मीन्स उनको इंक्रीज करते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो। कौन से फूड आते हैं इनमें, जैसे सौंफ हुई, फेनल सीड्स है ना, सौंफ है, अजवाइन है, इसके अलावा सॉल्ट जिसको अपन ड्राई जिंजर कहते हैं वो ले सकते हैं। मेथी, इस पर बहुत अच्छी स्टडी भी हुई है, रिसर्च के अकॉर्डिंग मेथी जो है इसका ये एक फाइटो एस्ट्रोजन भी है,
फाइटो एस्ट्रोजन मतलब, फाइटो मतलब प्लांट और एस्ट्रोजन मतलब वो हार्मोन जो फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है। तो यदि आप नेचुरली ले रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये मिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज करते हैं। क्या मैम ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं लेने चाहिए? मैम इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या नहीं करना चाहिए, जी। क्या क्या लेना है वो भी एक पॉइंट है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसमें सबसे पहले आता है फास्टिंग। आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं या लैक्टेशन पीरियड में, किसी भी टाइप की फास्टिंग, किसी भी टाइम ड्यूरेशन का खाना मिस करना या मील मिस करना इज़ अ मेजर मिस्टेक। आप वो नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर 3 मेजर मील्स लेनी ही है, वो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये 3 मील्स जो आप ले रहे हैं ये पूरे 5 पोषण तत्व से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि जो प्लेट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देने वाले फूड, ऐसे फूड जिनसे मसल बिल्डिंग होगी, प्रोटीन्स होने चाहिए, वसा होने चाहिए जो कि ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है, और साथ ही में विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है, जो ट्रेडिशन में भी यदि करी जाती है, काफ़ी अभी भी करी जाती है, वो है फास्टिंग। व्रत बिल्कुल नहीं करना है और ना ही किसी भी एक टाइम का आपको खाना छोड़ना है। यदि आप फीड नहीं करोगे अपने आप को तो बेबी का जो मिल्क आ रहा है उसकी क्वालिटी पर और क्वांटिटी पर दोनों पे अफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ कैफिनेटेड बेवरेजेस, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है, ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करनी है इस टाइम पे। तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ जिनसे आपको एलर्जी है वो ना लें किसी भी चीज़ में, क्योंकि हो सकता है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी में भी ट्रांसफ़र हो रही हो। इसके अलावा कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो है कि डाइट के साथ साथ आप फ्लूइड अपना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी रहेगी। यदि आप बीमार हैं तो ऐसा नहीं कि आप खाना कम कर दें, ठीक है, ये आपको वो पोषण तत्व, वो आहार तो लेना ही है। यदि फीवर भी है तो हम लोग हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ताकि अंदर जो इन्फेक्शन है वो प्रोटीन जो है वो उनसे लड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको खाना एकदम कम कर देना है, ठीक है, आप खाना धीरे धीरे खाइए और उसको बढ़ाना भी है, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड में एनर्जी और प्रोटीन दोनों हाई होते हैं। तो कुछ फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं वो है कैफिनेटेड बेवरेजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है, टाइम पर खाने हैं, फास्टिंग और फीस्टिंग भी नहीं करनी। ये भी नहीं कि एकदम से बहुत सारा खा लें तो उस टाइम पे वॉमिटिंग और नोजिया जैसा फीलिंग होती है। तो इसके लिए टाइमली खाएं, यानी कि अपनी जो मील्स हैं उसको 6-8 मील्स में डिवाइड कर लें, टाइम टू टाइम खाएंगे। तो ये सब भी है जो आपको लैक्टेशन के टाइम पे ध्यान में रखना है। थैंक यू डॉक्टर अपूर्वा। डॉक्टर स्नेहा, आजकल मूवीज़ में ना काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं मूवीज़, तो कई बार बताते हैं कि मूवीज़ में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, और फिर अचानक से आके जो हीरो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो, है ना, और वो लड़की तुनक के कहती है कि तू कर ले बच्चा, तू पिला ले दूध। तो ये कारण क्या होता है? क्योंकि आपने देखा है वो ही लड़की जो बहुत ही खुश मिजाज थी, बड़े अच्छे अच्छे गाने गा रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत खुश थी, रूम भी पेंट कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, और अचानक से इस तरह से तुनक के जवाब देने लगती कि तुझे पता है कि क्या होता है 9 महीने बच्चा पालना, तू पिला के देख ले रात को 2 बजे दूध। तो इसका क्या कारण होता है? बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस एक वुमन फेस करती है। अगर आपका पहला बच्चा है तो आप बिल्कुल एक नया जन्म होता है औरत का, जैसे हम बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, थोड़े डरे हुए रहते हैं, हम कैसा करेंगे, बच्चे को कैसे पालेंगे। उसके बाद एक नेस्टिंग इंस्टिंक्ट करके होता है, जो कि हम आगे हमने बच्चे को, आजकल की जो नई माएँ कि हमारा बच्चा ये वाले ब्रांड का शैम्पू लगाएगा और ऐसा हमारे पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, तो उसकी सब तैयारी ओवर ज़्यादा कर लेती, तो उससे क्या एंग्शियसनेस ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। हार्मोन में चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली मूड बदलता है, बॉडीली अपीयरेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी। लैक्टेशन पीरियड में अगर हम देखें तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को बार बार दूध पिलाना, चाहे आपकी सी सेक्शन से हो रहा है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो आपके लिए वो उठ के एक पोस्चर में बैठ के दूध पिलाना, आपका पूरा जो रूटीन था जहाँ पहले 8-10-12 घंटे जितना मन हो रहा था उतना सो रहे थे, वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। आप बाहर नहीं जा पाते हैं, आपके पहले वाले कपड़े अब आपको फिट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अब आपके बाल थोड़े बहुत झड़ने लगते हैं और मूड में चेंज हो जाता है। घर वाले का तो रूटीन सेम है लेकिन आपका सब कुछ बदल गया है, तो जब आपको सोना है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस लीड्स टू स्ट्रेस।
और स्ट्रेस अगेन इन लीड्स टू समथिंग और द अदर थिंग, जैसे इसको हम बोलते हैं डिलेड लेट डाउन रिफ्लेक्स। जो हमारा दूध स्तनपान करते हैं तो दूध जो निकलता है, जो दूध जो आता है, अगर स्ट्रेस होगा, अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो हमारे बाकी जो ना ऑक्सीटोसिन वो सब कम हो जाते हैं, तो उसके कारण फिर हमारा ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर स्ट्रेस होता है, तो एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है। ऊपर से अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको ऐसा सुना दें तो और ज़्यादा इट बिकम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम एक आध लोगों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको समझें। तो उस कारण अगर उस टाइम अगर आप एक औरत की स्थिति समझ लें और उसको अपना वो टाइम दे दे 2, 3, 4, 6 महीने का, तो वो ज़्यादा बेटर है एक औरत के लिए। सो शी जस्ट नीड सपोर्ट, नथिंग एल्स। मैम कई बार क्या होता है कि जैसे डिलीवरी के बाद है ना, कुछ एक मदर्स बड़ी दुखी सी रहने लग जाती हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है ससुराल पक्ष वालों को ये कह देना कि भाई हम तो बच्चे पैदा करके बहुत खुश होते थे, पता नहीं आजकल की लड़कियां तो है ना अच्छा खासा बच्चा हुआ है, हेल्दी है, पता नहीं किस बात के लिए है ना चिढ़ती रहती है। और डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और डॉक्टर बड़ी आसानी से उनको कह देते हैं कि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? जैसे मैम आपने बोला पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसको हम प्रसवोत्तर अवसाद भी कहते हैं। सो बेसिकली डिप्रेशन जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसका बेसिकली पोस्टपार्टम मतलब लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि पूरा प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ का होल प्रोसेस के बाद अगर हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, पहले जिन चीज़ में इंटरेस्ट आता था काम करने में अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, थकान ज़्यादा महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, अपने आप में कहीं ना कहीं बॉडी में पेन महसूस होना, बच्चे से वो अटैचमेंट नहीं होना जो कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है, दुखी मन रहना, उदास मन रहना, अकेला रहने की कोशिश, ये सब बेसिकली बिकॉज अगर हम बायोलॉजिकली देखें जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसके कारण डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। साइकोलॉजी के लिए अगर हम देखें, अगर हमारे आसपास इतना अच्छा माहौल नहीं है, लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, हमको वही हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमको इनफ स्लीप नहीं मिल पा रही तो उसके कारण इरिटेशन हो रहा है, तो हाई सेंसिटिविटी, रोना बहुत जल्दी आ जाना, ठीक है, तो ये सब एक डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से एक लिंक्ड है। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी होगी, एंड देन एक कॉज और एक कॉन्सिक्वेंस दोनों लिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि हमको थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। अगर नहीं कर सकते तो भगवान की तरफ थोड़ा सा रुचि रख के मेडिटेशन करेंगे तो मन थोड़ा शांत रहेगा, जो उदास मन है वो थोड़ा बेहतर फील होगा। दूसरा, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी की बहन हैं या सास हैं या मदर हैं तो आपको उनको वो पूरा वक्त देना है। थोड़े दिन बच्चे को आप थोड़ा टाइम बच्चे को आप संभालिए, थोड़ा उनको रेस्ट करने का मौका दीजिए। तो ये सब अगर हम करेंगे तो डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ सकते हैं। कम्युनिटी में अगर हम देखें तो अगर बहुत सारी माएँ जो सेम चीज़ों से गुजर रही हैं, अगर वो एक साथ बैठ के ग्रुप में बात करें या उन्होंने कैसे तकलीफ़ें झेली फिर उन्होंने कैसे उसको संभाला, अगर ये हम एक साथ बैठ के बात करके कुछ हल निकाल सकते तो लोगों को लगता है कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब झेल रही है। तो ये प्रोसेस ही ऐसा रहता है एंड वी हैव, और हमको थोड़ा अपना हिम्मत रखनी पड़ेगी। और साइकोथेरेप्यूटिक की अगर आप देखें तो आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हैं। वो आपको अलग अलग टेक्निक्स बता सकते हैं कि कैसे आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स से, जो नकारात्मक सोच को आप कैसे काट के नई सोच की टूवर्ड्स आप जा सकते हैं और कैसे ये पूरा सर्कल आपका टूट सकता है और आप थोड़ा बेटर बिहेव कर सकते हैं। मेडिकेशंस डेफिनेटली अगर बहुत एक्सट्रीम में हो रहा है तो फिर हम लास्टली हम मेडिकेशंस की टूवर्ड्स हम जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर ज्योति, योगा और एक्सरसाइज का आजकल मेरे ख्याल से हर बीमारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल या भूमिका है, तो मैं चाहूँगी कि आप योगा और एक्सरसाइज का वो महत्व बताएं दो स्थितियों में। एक तो जैसे नॉर्मली डिलीवरी हुई है और लैक्टेटिंग मदर है, और दूसरा जैसे अभी डॉक्टर स्नेहा ने डिस्कस किया था कि जब वो स्त्री जो है या महिला पोस्टपार्टम ब्लूज से अगर गुजर रही हो, तो इन दोनों स्थिति में क्या ऐसी एक्सरसाइजेज या योगा है जो कुछ मदद कर सकता है? फर्स्टली, योग का हर स्थिति के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अभी आप सभी योग वर्ड से वेल नोन होंगे,
कि योग किस तरीके से करना चाहिए। पता सभी को है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे, अगर मैं बात करूँ कि आप कितने करते होंगे, तो मुश्किल से 2 या 4 हाथ खड़े होंगे कि हाँ हम करते होंगे। और जो कंडीशन है, अगर प्रसव के बाद की जो स्थिति आती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें करने चाहिए योग। उससे क्या कंडीशन होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। लेकिन अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, पिछले समय में अवेयर नहीं थे। लेकिन हम थोड़े और पुराने समय की बात करें, हमारी दादी हैं, मम्मी हैं, ये सब लोग घर में काम करते थे, या गाँवों के अंदर की जो स्थिति है अभी, तो वहाँ पर लोग काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनसे उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। ठीक है, अभी सी सेक्शन ज़्यादा होने लगा है ड्यू टू अभी आलसपन ज़्यादा आ गया है, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं लेडीज़ को। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अभी की जो यूथ है वो एक्सेप्टेंस का जो फीलिंग है वो नहीं हो पाता है। उन्हें ऐसा लगता है जिस तरीके से हम पहले चल रहे थे वही चीज़ हमारे साथ में होनी चाहिए। फिर कंपैरिजन करने लग जाती है लेडीज़ कि हमारे साथ में हम जो कर रहे हैं सामने वाला तो वो फील नहीं कर रहा है, और हम वो सारी चीज़ों को हम ही क्यों करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब योग हम अपनाते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, तो फीमेल्स के अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके लिए जो मेजरली एक्सरसाइजेज है वो मैं आप सबको बताती हूँ। लूजिंग एक्सरसाइजेज है वो करनी चाहिए, जिससे नेक मूवमेंट है, हैंड्स मूवमेंट है। 5-7 मिनट लूजनिंग एक्सरसाइज के बाद में कैट एंड काउ पोज है, पोजेस पे आएंगे। सीक्वेंस को मेजर करना है। अभी लोग गलती क्या करते हैं, सीक्वेंस नहीं पता है, टीवी पे चला लिया या कुछ भी कर रहे हैं, जुम्बा करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग पर फोकस नहीं करते हैं। और अभी काफ़ी सारी कंडीशन के अंदर ऐसे हो गया है कि प्रेगनेंसी के बाद में क्या करते हैं लोग, जिम ज्वाइन कर लेते हैं। 2 मंथ्स का बेबी है, 3 मंथ्स का बेबी है, और वो जिम ज्वाइन करते हैं खुद की फिटनेस, मतलब बेबी के बारे में सोच रहे हैं वो, लेकिन खुद की फिटनेस पर कि नहीं हमें पहले जैसा हमारा मतलब पूरा जैसा वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो उनके लिए एक्सरसाइजेज है, हार्मोन्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो कैट एंड काउ पोज है, शायद आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा ये पोजेस करते कैसे हैं। तो स्पाइन की एक्सरसाइजेज होती है जिससे हार्मोन बैलेंस होते हैं। कोबरा पोज है, उसको आप करें, जैसे भुजंग आसन आप जानते होंगे, मैं हिंदी में नाम ले लेती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। आप भुजंग आसन कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे आते हैं कि थोरेसिक ब्रीदिंग जो होती है वो मेनली बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि आप दिन भर में किस तरीके से ब्रीथ ले रहे हैं ना, आपका फोकस नहीं है। आप इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि फीमेल्स के हार्मोन ज़्यादा वर्क करते हैं तो चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली आ जाता है, हर फीमेल्स में आता है। और उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं हमारे, तो उसमें आपको ब्रीथ पर फोकस करना है। मैं कहूँ आपको, आप मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा आपसे। जैसे आंख बंद करोगे उसके तुरंत बाद में काफ़ी सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। तो इस फर्स्टली आप क्या करोगे, ब्रीथ पर फोकस करोगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। 5 मिनट तक आप फोकस करें कि मैं किस तरीके से इनहेल कर रही हूँ, किस तरीके से एक्सहेल कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली आपका मेडिटेशन होगा। तो वो रोल प्ले करेगा आपके हार्मोन्स पे। आपका एंडोर्फिन होगा, है ना, रिलीज होगा, उससे डोपामाइन भी आपका रिलीज होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स आपके सीक्रेट हो रहे हैं और आप खुश रहेंगे। तो योग इस तरीके से इफेक्ट करता है। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज है या कोई ऐसे योगासन है जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान नहीं करने चाहिए? देखिए, अगर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि ये नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने अभी बात कही कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं लोग, तो उसमें हैवी एक्सरसाइज होती है। हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एक जब बच्चा होता है तो आप लोगों ने भी सुना होगा, एक हबीब मैडम ने भी बताया कि रीबर्थ होता है एक फीमेल का, तो उसकी बॉडी के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो हम फीमेल क्या सोचती है ऐसे कि हमारा जो बॉडी पहले थी वैसी है, लेकिन वैसी नहीं होती है। उसका रीबर्थ होता है उस लेडी का खुद का भी, तो उसे फोकस करना चाहिए। उसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ना कि हैवी एक्सरसाइजेस। तो अभी काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा व्हील पोज करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, चक्रासन कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। उससे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, लैक्टेशन में भी कमी आती है उससे। थैंक यू। बड़े बड़े ज्ञानी हमको समझा गए हैं कि वर्किंग वुमेन जो होती है ना, उनको यदि सब तरफ से सपोर्ट दिया जाए
तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन एक बड़े ही महान ज्ञानी थे जो ये कह गए कि यदि वर्किंग वुमेन को पूरी पेड लीव दे दी जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे आसान हो जाती है। और आज हमारे बीच में दीप्ति मैम हैं, एचआर डायरेक्टर हैं, और एचआर जो है कड़ी होती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। तो मैं चाहूँगी कि मैम सबसे पहले तो आप हमारे ये वर्कर्स को ये बताएं कि अपने अस्पताल में मैटरनिटी लीव की क्या सुविधा है। एज पर पॉलिसी तो हमको 45 डेज़ की पेड लीव मिलती है, लेकिन जिन स्टाफ का ESIC कटता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने की पेड लीव दी जाती है, जो कि ESIC से उनको मिलती है। तो हमारे बहुत सारी नर्सिंग स्टाफ उसका बेनिफिट उठाती हैं, उनको मिलता है उसका बेनिफिट। तो बाकी जो है वो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के रोल के हिसाब से 45 पेड लीव है, जिनका ESIC 21,000 के ऊपर जिसकी सैलरी है उसका नहीं डिडक्ट होता। तो अप टू 21,000 जिनकी सैलरी है उनका ESIC कटता है और वो उसकी तरफ से 6 महीने की पेड लीव पर रह सकती हैं। मैम आजकल एक कॉन्सेप्ट है पैटर्निटी लीव का कि फादर की भी, क्या अपने पास भी ऐसा कुछ? पैटर्निटी लीव मैम अपनी यूनिवर्सिटी में उसका नहीं है। और मैम मैं चाहूँगी कि आपने कई बार बताया हुआ है कई मंचों से कि हमारे यूनिवर्सिटी ने कई सुविधाएं दे रखी है लैक्टेटिंग वर्किंग विमेन के लिए, तो ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दें। स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट को हमने क्रैश की तरह डेवलप कर रखा है। वहाँ पे ये सारी फीमेल्स अपने बेबीज़ को अपने चाहे तो वहाँ पे हमने केयर टेकर भी रखी हुई है, और जिनको अपना केयर टेकर लाना है वो भी अलाउड है, वहाँ पे वो रख सकते हैं। और वर्किंग टाइम के बीच में अपना 2 आवरली जैसे भी उनको अपने बेबी को फीड करने के लिए जाना है वो जा सकती हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। नर्सिंग स्टाफ में स्पेशली बिकॉज शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, तो इनके लिए NS ऑफिस को हम लोगों ने गाइड कर रखा है कि इनको जब भी ये आफ्टर मैटरनिटी लीव से जब भी लौट कर आती हैं तो 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स तक कम से कम 9 to 4 इनकी ड्यूटी रखी जाए। तो वो सारा सपोर्ट नर्सिंग ऑफिस करता भी है। कभी कहीं पे किसी को इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है बच्चे को देखने के लिए 1 ईयर के बच्चे को, तो उसको और आगे भी एक्सटेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको। तो ये तो काफ़ी सारी सुविधाएं इसका मतलब हम लोग को तो दे रखी हैं। तो क्या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या इस तरह से होता है, या हम मान लेते हैं कि भी मदर आई है अभी डिलीवरी टाइम के बाद से तो ये चीज़ अपने आप ही स्मूथली लागू हो जाती है? स्मूथली हो जाती है 99%। तो NS ऑफिस में जाके वो यदि कांटेक्ट करते हैं, कई बार होता है कि वो बहुत 1 साल तक उनको दे दिया है प्रिविलेज, उसके बाद भी उनको ज़रूरत होती है जी। तो 99% तो NS ऑफिस से ही उनका हो जाता है। कभी कभार कोई HR में भी आता है तो फिर बोल देते हैं कि थोड़े दिन और इनको दे दो, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है ज़रूरत है तो, क्योंकि सबको पता है कि बहुत छोटा बच्चा जब तक है वो मदर की उसको नीड होती है जी। तो फीमेल्स को सपोर्ट उस समय सपोर्ट सिस्टम ज़रूरत भी होती है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत सारे चेंजेस जो फीमेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, डिप्रेशन और वो सब कुछ, बेबी को यदि फर्स्ट टाइम मदर बनती है तो वो बेबी को संभालना करना वो सब भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। बिल्कुल। और आई एम श्योर मैम का एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट आप सबके लिए ये भी था कि उस मदर के साथ जो काम कर रहे हैं वो फिर बहुत ज़रूरी है कि उस मदर को सपोर्ट करें। जो मैम ये कह रही हैं कि चैलेंजेस होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि तुम तो चली जाओगी और सारा काम मुझे करना पड़ेगा। जो होता है ना अपने साथ वाली नर्स, कई बार ये निकल जाता है मुंह से, ये भूल जाती हैं कि वो भी शायद कभी इस स्थिति से गुजरी थी या आगे गुजरेंगी। मैं चाहूँगी कि आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। बिल्कुल राधेश्याम जी, अगर HR डायरेक्टर कोई महिला हो तो फिर ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से लागू हो जाती हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो मैम मैं चाहूँगी कि आप लोग वहाँ से शुरू करें। कोई एक क्विक टेक होम मैसेज जो आप आज की वर्किंग विमेन को देना चाहेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न। सिर्फ एक चीज़,
जितनी ज़रूरी आपके लिए फिजिकल हेल्थ है उतनी ज़रूरी मेंटल हेल्थ भी है। तो मेंटल हेल्थ पे इक्वली ध्यान दें। अगर दिमाग से सही काम कर सकेंगे तो ही बच्चे पे इतना ध्यान दे पाएंगे। सो मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक फिजिकल हेल्थ। मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में से एक भी कोई बीमारी नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो उसको उसी तरह नॉर्मली लें कि जो उसमें हो रहा है उसमें हर चीज़ में बीमारी, तकलीफ, दुख ढूंढने की कोशिश ना करें। तो इसी से आप ज़्यादा प्रसन्न रहें। हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे एक थीम होती है। इस बार है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, और ये स्पेशली वर्किंग वुमेन पे बहुत ज़्यादा लागू होती है, सभी पे लागू होती है। सपोर्ट फॉर, हमें क्लोज कौन सा गैप करना है? हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉयर से सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी से सपोर्ट चाहिए। कम्युनिटी में आपके कोवर्कर भी आ जाते हैं जो आपको सपोर्ट देंगे। कम्युनिटी से चाहिए, आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए, आपको हस्बैंड से सपोर्ट चाहिए सबसे ज़्यादा। और अगर ये सब सपोर्ट आपको मिलते हैं, हेल्थ वर्कर जो मैं बोल रही हूँ, अगर हमें सारी साइकिल को क्लोज करके सबका सपोर्ट मिलता रहे तो ब्रेस्ट फीडिंग, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउसवाइफ हो, इट विल बी सक्सेसफुल। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कम्युनिटी है या जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अगर सपोर्ट करता है तो ऐसा वर्कर हमेशा क्लिंग करता है उस एम्प्लॉय के साथ जो इतना सपोर्ट करता है, और उनका आउटपुट बेटर होता है। वो कभी ऐसे एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ता जो राइट टाइम पे उसको सपोर्ट किया होता है। दूसरी बात ये कि अगर अपन इस सपोर्ट की बात करें और हम अगर इस सब बातों का ध्यान रखें तो हम बेहतरीन इंसान पैदा करते हैं, क्योंकि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है वो नेशन के लिए भी प्रोटेक्ट है। वो डिजीज़ फ्री रहेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट बेटर होगा, तो वो एक नेशन के लिए गिफ्ट है। तो हम जो सपोर्ट कर रहे हैं उस वुमेन को नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे नेशन को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा आगे पूरे देश के लिए। तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज दिस गैप एंड सपोर्ट बाय ऑल टू दैट वुमेन एंड दैट चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। हमें दूसरों से उम्मीद हम लगाते हैं, वो सिचुएशन ही ऐसी होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ खुद से ही कि हमें बहुत अच्छे से फील करना चाहिए। हम जो अच्छा फील करेंगे और उसी फीलिंग से जब बच्चे को फीड कराते हैं वही फीलिंग उस बच्चे में जाती है। अगर आप चिड़चिड़ेपन से फीड करवा रहे हैं उसे, आप खुद उदास है, तो बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स होती है, बड़ा होकर के उसके अंदर वैसे ही संस्कार डेवलप होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फीड कराते समय बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे फीड कराएं, अच्छा उसको फील कराएं बच्चे को। तो इसके लिए हम दूसरे सब जो भी लोग होते हैं, घर में हैं, हमारे बाहर हैं, वर्किंग वूमेन हैं, तो उनके जो भी कलीग्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। हर कोई सपोर्ट करता है, इस सिचुएशन में समझता है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं करे और हम उसी बात को लेकर के बैठ जाते, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उससे फिर क्या होता है, हम और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि हमें खुद पर वहाना ट्रस्ट रखना चाहिए कि नहीं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे अंदर जो क्षमता है अपने आप को बदलने की है, दूसरे पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब आप कंट्रोल अपने आप पे करेंगे, वो कैसे होगा? आप सब योगा अगर करें, मेडिटेशन करें, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट होता है आपका। आप मेंटली हेल्दी होते हैं और फिजिकली भी हेल्दी होते हैं। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने कहा कि आपकी अपनी हैप्पीनेस जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है, बिल्कुल सही है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपने वर्क प्लेस के स्ट्रेस को, स्पेशली लैक्टेटिंग मदर को, तो घर लेकर ही नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस है, यहीं छोड़ के चले जाओ उसको, उसकी टोकरी यहीं रखी और घर जाके बच्चे को गले लगाया और फील करो कि भैया यही दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ है, ये हैप्पीनेस तो मेरी इसी के अंदर है। जैसे कि मैम ने बताया कि एक नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड, तो नेचुरल फूड्स खाइए,
मेरा टेक अवे मैसेज यही है कि आप नेचुरल फूड्स खाइए, पैकेज फूड्स या डिब्बा बंदी जितने भी फूड अवेलेबल हैं वो ना खाएं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर हाई फैट, शुगर और सॉल्ट होता है। ये सब हमको कंट्रोल करके एक संतुलित आहार लीजिए, क्योंकि देखिए इस फेज़ के या आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए 4 पिलर ज़रूरी हैं। वो है एक संतुलित आहार, अच्छी नींद, जो कि स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, और मेडिकेशंस जो आप टाइम पे ले रहे हैं। तो टाइम टू टाइम अपनी डाइट का, बैलेंस डाइट का ध्यान रखें और संतुलित आहार लेते रहें। So, thank you so much, panelists.